हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट नंबर 15 अप्रैल 2026 एंड डे नंबर 8 की हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जो कि PYQ सीरीज़ होने वाली है। किस सब्जेक्ट की? एनिमल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कल के वीडियो के लिए कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखिएगा, जहां पे हमने आपके PYQ सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने टोटल 6 से थोड़े से ज़्यादा PYQ को डिस्कस किए थे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिएगा। हम डेली अपनी ये सीरीज़ लाते हैं, सुबह मॉर्निंग में ही आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, जिससे कि आप दिन में कभी भी टाइम निकाल के 15 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट निकाल के आप देख लीजिए पूरी सीरीज़ को, और जिससे आपकी हेल्प में एक प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा आपको। 15 अप्रैल की ये सीरीज़ होने वाली है, आज डेट 15 तारीख है। और साथ ही साथ ये CSIR लाइफ साइंस की सीरीज़ है, जिसमें कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर एक सब्जेक्ट से। सिक्स मैक्सिमम मिनिमम 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम वो 10 से अंदर रहता है। साथ ही साथ 50 क्वेश्चन हम टोटल 1 वीक सीरीज़ में कवर करते हैं। 7 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप सैटरडे और संडे को जुड़ते हैं तो वहाँ हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सैटरडे और संडे को हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी दिन हम 7 को लेकर चलते हैं, तो हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं 1 वीक में। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको ये जो PDF मिलने वाली है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, या फिर कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जैसे कि आपको डेली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो शो रहा है वो कह रहा है द डार्क करंट इन रेटिना इज ड्यू टू, यानी रेटिना, सबसे पहले बता दूं, रेटिना आपके आंख में पाया जाता है, और ये सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आपकी जो लाइट होती है वो पड़ के फोकस होती है। और साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट आपकी फोकस होती है तो वहाँ पे कुछ आपके रॉड और कोन सेल्स पाई जाती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपका इमेज जनरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे डार्क करंट बोल रहा, डार्क करंट का मतलब होता है कि अंधेरे में जब होता है, आप होते हैं, तो क्या होता है कि आँख में कैसे करंट जनरेशन किया जाता है, कैसे इमेज बनाती है। तो ऐसा नहीं होता कि अंधेरे में आप हैं तो आपकी आँखें देखना बंद कर देती हैं। आपके जब अंधेरे में होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे आपकी जो रॉड कोन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ही अंधेरे में स्टार्ट होता है, और जैसे ही आपका इसी करंट को जो अंधेरे में स्टार्ट होता है उसे हम डार्क करंट कहते हैं। ये डिफरेंट आयन चैनल्स के कारण होता है, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेकिन उसके पहले मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है अंधेरे के टाइम में उसे डार्क करंट कहते हैं, और जैसे ही वो आपकी रोशनी में आते हैं तो वो डार्क करंट सप्रेस हो जाता है और फिर वो बंद हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन कुछ कह रहा है, इसमें से क्या आपको करेक्ट ऑप्शन बताना कौन सा होगा। तो क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स इन द आउटर सेगमेंट ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स, तो फोटो रिसेप्टर्स के जो चैनल्स होते हैं उनके आउटर सेगमेंट में अगर सोडियम चैनल्स को ही क्लोज कर देंगे तो फिर ये क्या होगा कि डार्क करंट जनरेट ही नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल इन इनर सेगमेंट ऑफ द फोटो रिसेप्टर, तो पोटेशियम चैनल को ओपन करना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं मतलब जरूरी है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, लेकिन इनका कोई बहुत मेजर रोल नहीं होता है, क्योंकि इनका मेजर रोल नहीं होता, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ द फोटो रिसेप्टर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सोडियम चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? डार्क करंट के लिए रेटिना में। अगर सोडियम चैनल नहीं ओपन होंगे तो डार्क करंट में, डार्क में आपको देखने को ही देख ही नहीं पाएंगे। साथ ही साथ फोर्थ ऑप्शन कह रहा है क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ द फोटो रिसेप्टर, तो पोटेशियम चैनल से हमें ज़्यादा मतलब भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन कम मात्रा में, तो क्लोजिंग कर देने से तो टोटल ही दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 34 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेशन स्लिट डायफ्राम, फिल्ट्रेशन स्लिट डायफ्राम आपकी किडनी में प्रेजेंट होती है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो उसी में ऊपर साइड में फिल्ट्रेशन स्लिट डायफ्राम प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस पर्टस के पास। तो यहाँ पे कह रहा है NePH1, मतलब कि इसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता फिल्ट्रेशन स्लिट डायफ्राम में। तो NePH1 जो होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन स्लिट डायफ्राम में प्रेजेंट होने के लिए। नेफ्रिन भी होता है, NePH2 भी, जो कि NePH1 रिसेप्टर की फैमिली का है, ये भी, ये दोनों भी फिल्ट्रेशन स्लिट डायफ्राम में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपका पैक्सिलिन होता है ये आपका प्रेजेंट नहीं होता फिल्ट्रेशन स्लिट डायफ्राम में। पैक्सिलिन फिल्ट्रेशन स्लिट डायफ्राम में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका पार्ट भी नहीं होगा, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द कर्व बी इज द फिगर बिलो द सो द ऑक्सीजन डिसोसिएशन प्रोफाइल फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन CO2 एंड एट PS7। यानी ये आपका एक कर्व शो किया हुआ है PS7 पे CO2 का। तो इसके पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का और सैचुरेशन क्या बता रहा है कि आपका कितना शिफ्ट हो रहा है कर्व, वो चीज़ बता रहा है कितना एसिडिटी है या फिर कितना एल्किनिटी है ब्लड में। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो एट इंक्रीज पीएच यानी पीएच बढ़ाने पे जो कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन को लीड करता है, प्रोफाइल इंडिकेटेड बाय, ये कैसे पता चलेगा कौन सा कर्व शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बीच वाला जो है ये हमारा नॉर्मल कर्व है। जब नॉर्मल कर्व है तो जब आपका एसिडिटी होती है, एसिडिटी के टाइम पे आपका क्या होता है CO2 का लेवल जो होता है वो हमारा हाई हो जाता है, और जब एल्किनिटी ब्लड में होती है तो आपका CO2 का लेवल क्या होता है, लो हो जाता है, यानी एसिडिटी आपकी कम हो जाती है। पीएच आपका क्या करता है, पीएच आपको बढ़ाने पे, यानी पीएच जब आपका बढ़ता है तो CO2 कम हो जाता है और साथ ही साथ एल्किनिटी बढ़ती है। पीएच बढ़ाने पे आपकी एल्किनिटी बढ़ती है, CO2 का लेवल कम हो जाता है, और जब पीएच आपका कम होता है तो आपको क्या होता है कि CO2 का लेवल बढ़ जाता है जिससे कि आपकी एसिडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे कर्व बी नो चेंज इन डिसोसिएशन प्रोफाइल बिल्कुल गलत कह रहा है। और हाँ एक चीज़ और कि आपका जब एल्किनिटी पीएच इंक्रीज करने पे CO2 जब डिक्रीज होता है तो यहाँ पे आपका कर्व जो होता है वो आपका क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है, और जब आपका पीएच डिक्रीज किया जाता है तो CO2 का लेवल कम होता है जिससे कि एसिडिटी बढ़ती है, तो आपका क्या होता है, पीएच क्या होता है, कर्व क्या होता है, वो लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे अगर देखें कर्व ए यानी आपका पीएच को इंक्रीज कर रहा है, पीएच इंक्रीज कर रहा है, CO2 का लेवल कम होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, एल्केनिटी क्या होती है, एल्केनिटी बढ़ेगी तो आपका कर्व राइट शिफ्ट होगा। यानी अगर कर्व आपका राइट शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक छोटा चेंज है कि जो आपका पीएच जब होता है, पीएच बढ़ाया जाता है, CO2 का लेवल डिक्रीज होता है, एल्किनिटी बढ़ती है, तो यहाँ पे जो कर्व होता है वो आपका क्या होता है, कर्व आपका लेफ्ट से होता है, लेफ्ट साइड में आपका शो होता है। तो यहाँ पे कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में होता है, स्क्यूड हो जाता है। और यहाँ पे CO2 की जब लेवल बढ़ता है, पीएच कम होता है, तो आपका कर्व क्या होता है, राइट साइड में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीएच को इंक्रीज करेंगे जिससे कि आपका पार्शियल प्रेशर O2 भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका कर्व ए साइड में यानी इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, आपका झुक जाएगा कर्व। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कर्व ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका आंसर जो देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, द मैकेनिज्म ऑफ थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस माने हीट प्रोडक्शन करना, ब्राउन एडिपोज टिश्यू BAT में इन द कोल्ड डिस्क्राइब द फॉलोइंग पर्पस स्टेटमेंट। यानी मैकेनिज्म है जो कि थर्मोजेनेसिस का, यानी जिसमें कि हीट प्रोडक्शन हो रही है, उसमें क्या क्या ऑप्शन कौन कौन से आपके करेक्ट है उनको बताना है। अ थर्मोजेनिक अनकपलिंग प्रोटीन UCP1 हेल्प्स इन द हीट प्रोडक्शन इन बैट। जो थर्मोजेनिक UCP1 होता है वो क्या होता है आपका, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे लीवर में होता है, तो जहाँ पे ब्राउन एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ये वाइट फैट होता है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से UCP1 का भी लेवल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया वाइट एडिपोज टिश्यू में फैट में ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ से हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीन्स फ्रॉम सिंपैथिक नर्व एंडिंग बैट इज डिक्रीजेड। तो नॉरएपिनेफ्रिन लेवल जैसे कि हम आपका इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और तो इसका लेवल बढ़ना चाहिए हीट जनरेशन के टाइम पे। तो यहाँ कह रहा है ये इसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो इस वजह से वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिपोलाइसिस यानी फैट का ब्रेकडाउन इज इंक्रीज बाय लो लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इन बैट। अगर लो लेवल नॉरएपिनेफ्रिन का है तो ये क्या होगा, लिपोलाइसिस नहीं करेगा, इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए नॉरएपिनेफ्रिन का, तभी लिपोलाइसिस होगा, फैट का मतलब कि ब्रेकडाउन होगा। अ हाई कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैट, मैंने जैसे बताया कि हाई कंटेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बिल्कुल सही कह रहा है। हाई माइटोकॉन्ड्रिया का अगर लेवल होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा फैटी एसिड का। इसके अलावा कह रहा है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि नंबर पे ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस मच हीट, ATP सिंथेसिस एक्टिविटी इज लो।
तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि बैट जो किया कि बैट ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, वहाँ पे एटीपी का जो एटीपी सिंथेसिस यानी एटीपी को कम प्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि हीट ज़्यादा मैक्सिमम जनरेट हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस की एक्टिविटी को लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस हिसाब से हमारा ए डी ई वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, बी वाले में आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सो रहा है, उसका आंसर दीजिएगा। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द ओवेरियन हार्मोन्स। तो यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में कुछ दिया गया और यहाँ पे विच वन ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो यहाँ पे पहले बता दें, ओवेरियन हार्मोन जो है उसमें एस्ट्रोजन के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, और एस्ट्रोजन 3 टाइप के होते हैं, उनके अभी डिस्कस करेंगे। और एस्ट्रोजन होते हैं 18 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। 70 बीटा एस्टेटोल, एस्ट्रोन एंड एस्टेरॉयल आर नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही बोल रहा है। एस्टेरॉल जो नॉर्मल कंडीशन, एस्ट्रोन यानी आपका मेनोपॉज कंडीशन में, और यहाँ पे प्रेगनेंसी कंडीशन में एस्ट्रॉयल, तीनों पाए जाते हैं और ये सही है, यहाँ पे नेचुरली पाए जाते हैं। दे आर 18 कार्बन स्टेरॉइड विच डू नॉट हैव मिथाइल ग्रुप एट 10th पोजीशन। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे 21 कार्बन नहीं ये ऑप्शन गलत होगा, 21 नहीं होता जैसा कि मैंने बताया, यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पे बी वाला कह रहा है 18 कार्बन स्टेरॉइड विच डू नॉट हैव मिथाइल इन द ग्रुप एट 10th पोजीशन। तो ये सही कह रहा है, 18 कार्बन स्टेरॉइड होता है, मैंने 18 कार्बन कंपाउंड होता है एस्ट्रोजन, और इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं होता 10th पोजीशन पे। दे आर 21 कार्बन स्टेरॉइड विच डू नॉट हैव द मिथाइल ग्रुप एट 10th पोजीशन, पहले में बताया 21 कार्बन नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। दे आर प्राइमरली सिंथेसाइज बाय ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, बिल्कुल सही कह रहा है, जो एस्ट्रोजन होता है ग्रेनुलोसा सेल्स जो ओवेरियन फॉलिकल में पाई जाती है वहीं से बनता है। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि देयर बायोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द एंजाइम एरोमेटेज, तो जो एरोमेटेज होता है उसकी बायोसिंथेसिस पे इसका कोई मतलब कि असर नहीं पड़ता एस्ट्रोजन की बायोसिंथेसिस पे एरोमेटेज एंजाइम का, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा होगा, ए बी और डी। ए बी डी किस में आ रहा है, तो अगर हम बी वाला ऑप्शन देखें तो वहाँ पे ए और बी और डी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बेसिकली एस्ट्रोजन के बारे में पूछ रहा था कि एस्ट्रोजन कौन से कंडीशन में पाया जाता है और वहाँ पे मिथाइलेशन होता है कि नहीं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है द टाइम टेकन बाय साइनेप्टिक वेसिकल टू ट्रेवल फ्रॉम द सोमा ऑफ मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड टू इट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन अ पर्सन फुट बाय फास्ट एक्सॉन ट्रांसपोर्ट इज अबाउट। तो यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो सोमा होती है यानी आपके न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, वहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो वहाँ से लेके किसी पर्सन के पैर तक में एक्सॉन ट्रांसपोर्ट जाने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे 2 से 3 डेज का टोटल टाइम लग जाता है पूरे जनरेशन को होने में। 42 नंबर क्वेश्चन, द रिलीज ऑफ विच न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम द रॉड्स ऑफ द रेटिना। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रेटिना के जो आई में आपके रॉड्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ से रिड्यूस्ड when light strikes in its outer section, जब लाइट इसके पड़ती है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लूटामेट जो होता है उसका रिडक्शन देखने को मिलता है जब लाइट पड़ती है कहाँ पे, आपके रॉड पे, रेटिना के रॉड पे पड़ती है। तो थर्ड कह रहा है द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन, यानी प्रिंसिपल प्रोडक्ट फैट डाइजेशन कौन सा होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज इज फ्री फैटी एसिड एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या होता है फैट डाइजेशन का, तो यहाँ पे आपका 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल जो होता है वो आपका फैट डाइजेशन का प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है। 3 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पे नहीं होता, ये कट हो जाते हैं, और साथ ही साथ 1 वाला मोनोएसाइल ग्लिसरॉल भी कट कर दिया जाता है, जो बीच का बचता है 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ही बच पाता है फैट डाइजेशन के बाद प्रिंसिपल प्रोडक्ट। और 1,3 डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो होता है वो इंटरमीडिएट स्टेप में कोई प्रोडक्ट बन जाता है, वरना प्रिंसिपल प्रोडक्ट 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ही होता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू नॉर्मली डज नॉट प्रोड्यूस गैरलिन दैट स्टिमुलेट फूड इंटेक। तो गैरलिन जो होता है वो आपका, जो जब आपको भूख लगती है तो ये एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट किया जाता है हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के द्वारा, गैरलिन हार्मोन्स। तो अगर देखा जाए तो स्टमक जो होता है वो मेजर सोर्स होता है गैरलिन को सिक्रीट करने का। साथ ही साथ पैनक्रियास, अभी इसको ऑप्शन नहीं, यहाँ पे नॉट बोल रहा है ना, तो नॉट अगर कह रहा है
तो नॉट के लिए गैरलिन क्या हो जाएगा, गैरलिन आपका स्टमक से मेजर सिक्रेट किया जाता है, पैनक्रियास से भी सिक्रेट किया जाता है, एड्रिनल से भी सिक्रेट किया जाता है, लेकिन जो आपका लीवर होता है वहाँ से सिक्रेट नहीं किया जाता, कौन, गैरलिन। तो इस वजह से लीवर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछ रहा है ना, तो डज नॉट पूछ रहा है तो यहाँ पे लीवर आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। गैरलिन का सिक्रेशन लीवर से नहीं किया जाता, बाकी स्टमक से भी किया जाता है, पैनक्रियास से भी किया जाता है, एड्रिनल से भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं और ये सारे ऑप्शन सही होंगे, एक बार मैं टिक कर देता हूँ। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो आज यहीं पे सेशन हमारा खत्म होता है, लास्ट स्लाइड आ गई। तो आज हमने जो जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको आप देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप हमारी इस जर्नी में जुड़ सकें और आपकी भी हेल्प सके। और लाइक करिएगा सेशन को, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जैसे मॉर्निंग में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी अगर दिक्कत होगी या फिर कोई भी सुझाव देना होगा तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक दी हुई है। और साथ ही साथ एक छोटा सा मोटिवेशन का कोट्स है आपके लिए, स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग, यानी हमेशा चीज़ों को विश करने से अच्छा है कि उन्हें स्टार्ट किया जाए, उनको चालू किया जाए। कुछ सोचने से ज़्यादा अच्छा है उनको करके देख लेना। तो थैंक यू, आज की स्लाइड यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।